दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में आपने अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर दोहरी शासन प्रणाली ये वाला यहाँ तक आप कवर कर चुके हैं। मोटा मोटी आप प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और डुअल जो गवर्नमेंट था बंगाल में, उसका एक पूरा लेक्चर देख चुके होंगे। इस दौरान आपने देखा होगा कि जो मैं क्लास ले रहा हूँ उस लेक्चर में सबसे पहले किसी भी घटना की पृष्ठभूमि पे चर्चा की जाती है। पार्ट 1 या पार्ट 2, 2 से 3 पार्ट में अगर लंबा टॉपिक हो तो जो वीडियो का नेक्स्ट सीरीज होता है लेक्चर का, वो उसमें मेंस के क्वेश्चंस पे चर्चा होती है। और तीसरा जो होता है वो पीटी के फैक्ट्स पे चर्चा करते हैं कि उस टॉपिक में या उस सब्जेक्ट उस टॉपिक का कौन कौन से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये पूरा का पूरा 4 अलग अलग हमने टॉपिक कवर किए थे प्लासी के बाद। मीर जाफर, मीर कासिम, बक्सर और दोहरी शासन प्रणाली, इन चारों टॉपिक से संबंधित जितने भी मुख्य परीक्षा के सवाल हैं उस पर चर्चा करेंगे आज के इस टॉपिक में। सवाल मैं बोलते जा रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और उसका एक मॉडल आंसर आप बनाइए। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपने मॉडल आंसर शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों और चर्चा करते हैं इस वाले टॉपिक से, पूरे मेंस के क्वेश्चन पे। आप जुड़ गए हैं सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी से, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितनी अधिक संख्या में जुड़ेंगे, मेरा मनोबल उतना ही बढ़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको अभी भी बताता हूं कि मेरे पूरे लेक्चर में जो जीएस का मैंने आपसे एक तरह से कहें, आपको मैंने बताया भी कि जीएस का कंप्लीट सिलेबस करूंगा, पूरा का पूरा कवर करूंगा, कहीं पे भी कुछ नहीं छूटेगा। MIH कहें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ये पूरा लेक्चर शुरू हो गया है। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमी का सेक्शन कवर होगा, इसके बाद एथिक्स वाला कवर करूंगा। तो ये चीज आप जुड़े रहिए, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। कुछ टेक्निकलिटीज हैं, उसको दूर किया जाएगा समस्या को। चलिए, प्लासी के बाद अब आते हैं मुख्य परीक्षा के लिए जो भी प्रश्न है उसमें मीर जाफर के शासनकाल में। पहला ये मीर जाफर वाला है। तो मीर जाफर के शासनकाल से संबंधित जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो ये था, ये है कि मीर जाफर के शासनकाल में उसका एकमात्र काम था ईस्ट इंडिया कंपनी को किया गया वादा उसको निभाना। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से उसने वादा किया था उसको निभाना मीर जाफर का एकमात्र काम रह गया था अपने शासनकाल में। टिप्पणी करें। अगर कुछ इस तरह का प्रश्न आता है तो आप प्रश्न को समझिए कि क्या कह रहा है, कि वादा जो किया था उसे निभाना है। तो आपने जो वादा किया है दोस्तों, तो उसको निभाना तो पड़ेगा ही ना। और वादा क्या था बेसिकली आप देखिएगा तो ज्यादातर मॉनेटरी वादा था। और एक समय ऐसा आया था, मैंने अपने लेक्चर में बताया था अभी मीर जाफर वाले में, कि वो 26 लाख का कर्जदार हो गया था। तो इन सारे पॉइंट्स को लिखिएगा और बताइएगा कि ऐसा नहीं है कि केवल वादा को ही निभाना था, उसने अपने थोड़े बहुत प्रशासनिक काम भी किए। हालांकि मीर जाफर इन तीनों चारों में ना, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, या उसके आदिम बना था फिर मीर जाफर और नजमुद्दौला, ये जो सब थे ना, इसमें मीर जाफर सबसे अयोग्य था। इसने प्रशासन में बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने राय दुर्लभ, जगत से जैसे कुछ लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश किया था। तो थोड़ा बहुत वो भी बता दीजिएगा, ताकि ये न लगे कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप केवल उसकी पुष्टि कर रहे हैं। जब भी कहता है टिप्पणी करिए, चर्चा करिए, आलोचनात्मक समीक्षा करिए, तो चीजों को समझिए कि कहाँ पे क्वेश्चन का मेन जोर है। जैसे इसमें कह रहा है कि एकमात्र उद्देश्य किए गए वादे को निभाना था, तो उसको आप बताइए और साथ में थोड़ा सा और भी बताइए कि नहीं उसका और भी कुछ और उसने और भी काम किए, और साथ में आंसर खत्म करिए। जो पूछा है उस पर मेजोरिटी में 80% 90% खत्म करके आंसर बढ़ जाइए। टिप्पणी करिए, या खासकर अगर 100 वर्ड्स का सवाल पूछ रहा है, तो मैं कई बार रिपीट किया हूँ, 180 वर्ड्स के सवाल में कभी भी भूमिका निष्कर्ष नहीं लिखेगा। यदि 150 का सवाल है तो 30-40 वर्ड में भूमिका, 25-30 वर्ड में निष्कर्ष, काम खत्म। बाकी मेन बॉडी में आप पूरा आंसर लिखिए। अगले सवाल पे आते हैं। मीर जाफर विश्वासघाती तो था ही, साथ ही अयोग्य शासक भी था। अब इसमें कह रहा है कि मीर जाफर विश्वासघाती भी था और अयोग्य शासक भी था। तो आपको ये दोनों चीजें अपने टिप्पणी में, अगर ये कह रहा है, लिख रहा है कि टिप्पणी करें या आलोचनात्मक वर्णन करें, तो आपको विश्वासघाती बताना है, कैसे उसने विश्वासघात किया, क्या किया था प्लासी के युद्ध के समय। और दूसरा, वो अयोग्य शासक था। तो अयोग्य किस सेंस में था? केवल वो पैसा चुकाता रह गया, जो प्रशासन की अन्य चीजें थी उस पर उसका ध्यान नहीं गया। बाकी आंसर कंक्लूड करिएगा। इतना बताएंगे, लगभग खत्म हो जाएगा। इतना ही पे रखिएगा फोकस इसमें, क्योंकि वो बता रहा है दोनों चीज, विश्वासघाती भी था, अयोग्य था। वाकई में बहुत ज्यादा योग्य तो था नहीं, कोई ऐसा कारनामा तो किया नहीं मीर कासिम की तरह कि राजधानी ही ले जाकर बदल दिया। तो वो सब आप तुलना करके छोटा सा एक लो लाइन में बता दीजिए कि वाकई में ये अयोग्य शासक था। ऐसा कुछ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर सिराजदौला के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा रहा मीर जाफर,
ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा रहा मिर्जाफर एक समय खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। यानी कि जो मिर्जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर षड्यंत्र किया था, अब वो एक समय खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें विश्वासघात वगैरह नहीं लिखना। अब ये पूछा षड्यंत्र, एक ही वर्ड है षड्यंत्र। तो षड्यंत्र में आपको क्या करना है बेसिकली कि जो उसने षड्यंत्र किया था वो देखिए कैसे उसने षड्यंत्र का हिस्सा बना था वो, और अपना जो महत्वाकांक्षी था राजा बनने का, वो नवाब बनने का, उस पर थोड़ा सा जिक्र करिएगा। और मेन फोकस रहेगा कि कैसे उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र किया। इसका जो पहला हिस्सा था वो कहता है आपको कि आप इस पे ज्यादा नहीं आओ, इस पे आप 15-20% में आंसर खत्म करो कि उसने वो षड्यंत्र का हिस्सा रहा था। अब वो कह रहा है खुद षड्यंत्र करने लगा, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस वाले पार्ट में ज्यादा फोकस करिए। तो क्या आपको लिखना है इसमें कि कैसे उसने फ्रेंच के साथ मिला, डचों के साथ मिला, कहा जाता है कि अली गौहर के साथ में मिला, है ना। तो उस पर आरोप रहता है कि शाह आलम द्वितीय से भी जाके वो मिला था मिर्जाफर। तो ये सब पॉइंट्स आप लिखिएगा और आंसर को कंक्लूड करिएगा, ठीक है। अगला सवाल है इसमें कि मिर्जाफर को 1760 में गद्दी से हटाने का एकमात्र कारण था अंग्रेजों का बकाया पैसा न चुकाना। यानी कि अंग्रेजों का जो पैसा बकाया रह गया था मिर्जाफर पे, उसको न चुकाना, इसका उसको हटाने का एक सबसे बड़ा कारण था। टिप्पणी करें। तो आप बताएंगे कि वाकई में मिर्जाफर ने वादा किए थे, कई सारे पैसे बकाया भी थे, जिसमें 26 लाख का जरूर उदाहरण दीजिएगा, ये की पॉइंट होगा इस बकाये वाले के लिए, है ना। बट फिर भी आप ये भी बताइएगा साथ में कि यही एकमात्र कारण नहीं है उसको हटाने का। जब उसके सामने संधि का प्रस्ताव रखा गया था मिर्जा कासिम को लाने से पहले, जब वेंसीटाट आया था, तो बर्दवान, नदिया, मिदनापुर, चटगांव, ये 4 जिले मांगे जा रहे थे उससे, और भी कई सारे जो संधि मैंने बताया था मिर्जाफर वाली कहानी में, उस संधि के कुछ पॉइंट्स को रखिएगा कि नहीं ये भी मूल कारण थे। वो एक कारण था बकाया का भुगतान न करना, और भी कई कारण थे। तो ये पॉइंट बता के जो और कारण थे उन पे फोकस करते हुए आंसर को कंक्लूड करिएगा। ये रहा आपका इसका। अब एक और सवाल है मिर्जाफर पे कि 1760 में मिर्जाफर को अपने किए गए विश्वासघात पर पछतावा होने लगा था। टिप्पणी करिए। मिर्जाफर ने जो विश्वासघात किया था 1760 में, उसको पछतावा होने लगा था। तो टिप्पणी करिए। बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे तो 1760 में आते आते सितंबर, अगस्त सितंबर में जब मीर कासिम से समझौता करने लगा, जब अंग्रेजों ने संधि की शर्तें इसके पास लेके आया कि बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव ये दे दो हमें, और पैसे का डिमांड होने लगा था, अब इसको अपना घर का पूरा बर्तन बेचना पड़ा था, सोना चांदी वाला, तो इसके पास कुछ रह नहीं गया था। तो इसको एहसास हो गया कि हमने विश्वासघात किया है, उसकी सजा मिल रही है। और अंत में जब उसको हटा के, नवाब के पद से हटा के उसको पेंशनर बना दिया गया 15,000 रुपये मासिक पे, तो सोचिए जो नवाब पेंशनर बन गया तो उसको एहसास होगा ना कि अपनी गलतियों में क्या किया था। तो कुछ ऐसा लिख के बताइएगा। साथ में ये लिखिएगा कि जो जैसा करता है उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और इसके परिणाम तो इसके मिर्जाफर के परिणाम को अकेले मिर्जाफर ने नहीं, सिराजुद्दौला ने नहीं, पूरे बंगाल ने और आगे चलकर पूरे भारत ने भुगता। इस तरह से आंसर कंक्लूड करके खत्म करिएगा। अब ये रहा मिर्जाफर का। अब आते हैं मीर कासिम वाले पे। मीर कासिम से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। कुछ और भी सवाल होंगे मिर्जाफर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मीर कासिम में है कि मीर कासिम भी मिर्जाफर की तरह कमजोर नवाब सिद्ध हुआ। टिप्पणी करिए। मीर कासिम भी मिर्जाफर की तरह कमजोर नवाब सिद्ध हुआ। टिप्पणी करिए। तो देखिए मीर कासिम जो है, हम कहें मिर्जाफर, सिराजुद्दौला या अलीवर्दी खान, इन सबसे ना थोड़ा योग्य शासक था। तो आपको इसमें टिप्पणी में बेसिकली बताना है कि ऐसा नहीं है कि मिर्जाफर की तरह वो कमजोर था। फिर आप बताइए कि मीर कासिम कैसे योग्य शासक था। जो मैंने मीर कासिम वाले लेक्चर में बताया था उसके सैन्य, प्रशासनिक, आर्थिक सुधार का, उसको कुछ लिखिए, खासकर सैन्य वाले पर फोकस करिए और बताइए कि नहीं मिर्जाफर इन सबसे योग्य शासक था और कमजोर नहीं था उसी के समान, और आप बता के आंसर को कंक्लूड करिए। अगला सवाल है कि मीर कासिम अंग्रेजों के मंसूबों को समझने में नाकामयाब रहा। मीर कासिम अंग्रेजों के मंसूबों को समझने में नाकामयाब रहा। इसका मतलब ये होता है कि देखिए दो चीजें थी। एक, जब मिर्जाफर को हटाया जाता है तब वो गद्दी पे बैठा, तो उस टाइम पे भी उसको समझना चाहिए था कि उसका हश्र क्या होना है। और दूसरा, जब वो 3 साल का उसका लगभग शासन रहा जो भी, तो उसमें उसने जो काम किए और अंग्रेजों से जो वो मिला, एक तरह से कहें तो अंग्रेजों से उसने कई लड़ाइयां भी लड़ी, छोटी 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 छोटी। तो उस पर जिक्र करते हुए इसके आंसर को खत्म करिएगा कि ये था। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि मीर कासिम
मीर कासिम ने जो अपनी राजधानी का बदलाव किया वो उसके दूरदर्शी सोच का परिणाम था। तो देखिए, अगर केवल सवाल आता है राजधानी में जो बदलाव किया, दूरदर्शी सोच, ये दो चीजें हैं इसमें। तो आप बताइए शुरू में ही भूमिका में कि उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर ले गया, और दूरदर्शी सोच क्यों था? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक उसका पॉइंट था कि हम जो अंग्रेज दिन प्रतिदिन उसके दरबार में दखलंदाजी करते थे वो वहां पे नहीं करते, ऐसा उसका मानना था। लेकिन आप फिर उदाहरण दीजिए कैसे अंग्रेज पटना में अपना दफ्तर को बढ़ावा देने लगे और कैसे वहां पे उसके दरबार में पहुंचने लगे। और एक समय स्थिति आई कि फिर 3 अलग अलग युद्ध भी होते हैं, कारवा, गिरिया, उजनौला का। तो ये सब बता के इसको कंक्लूड करिए कि ऐसा नहीं था, दूरदर्शी सोच वाला था। कई ऐसे फैक्ट्स है जहां पे वो पछता भी रहा था। अगला पॉइंट है कि मीर कासिम के विभिन्न सुधारों पर चर्चा करिए। ये सिंपल सवाल है कि मीर कासिम के अलग अलग कई सुधार थे, उन पर चर्चा करना है। तो उसके सैन्य, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक जो भी सुधार थे उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिखिएगा और बताइए कि उसने क्या क्या किया, एक अच्छा नवाब बनने का प्रयास किया, और वो आप बताइएगा कैसे, खासकर सैन्य वाले और आर्थिक वाले हिस्से पे थोड़ा फोकस रखिएगा। 5वां सवाल इसमें है मीर कासिम वाले में कि मीर कासिम कठपुतली नवाब नहीं बनना चाहता था, टिप्पणी करिए। तो इसमें आपको कठपुतली नवाब नहीं बनना चाहता था, टिप्पणी करिए। तो आप इसमें मीर जाफर से जोड़िए, कैसे मीर जाफर कठपुतली नवाब बन के रह गया था, कैसे मीर कासिम नहीं बनना चाहता था, वो वाकई में नवाब बनना चाहता था। राजधानी को ले जाना उठा के वहां पे मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये इस सब उदाहरण दीजिएगा। साथ में उसने जो किया आर्थिक दुर्दशा से निपटने के लिए, अलग अलग जो भी जमींदार थे टैक्स दिया, मीर कासिम वाली कहानी में आप सुनिएगा उन सब चीजों को, तो वो सब यहाँ पे नोट करिएगा और बताइएगा कि कठपुतली नवाब नहीं बनना चाहता था वाकई में। तो आपको बेसिकली इसको सपोर्ट करना है, इस वाले स्टेटमेंट को, है ना। और फिर आप लिखिए कि लेकिन मीर कासिम के लिए बहुत देर हो चुकी थी इन सब चीजों के लिए। अंग्रेज का अपना जो शासन था वो तय था उनका कि अब ये हमारा उद्देश्य है बक्सर के बाद पूरे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना। 6ठा सवाल जो है कि मीर कासिम बंगाल का सबसे योग्य नवाब था। तो अब देखिए, मीर कासिम अगर ये पूछा बंगाल का सबसे योग्य नवाब था, तो जो शुरू से लेकर लास्ट तक बंगाल का नवाब रहा, यानी कि कहें मुर्शिद कुली खान से लेकर और जो बंगाल का अंतिम नवाब था उस समय तक, तो आप चर्चा करिए कि मीर कासिम कैसे योग्य था, तुलना करिएगा थोड़ा सा, खासकर अलीवर्दी खां के और मुर्शिद कुली खां से तुलना करिएगा और बताइए कि नहीं, ये अंधों में कान्हा राजा था, बहुत ज्यादा योग्य नहीं था, ऐसा करके आंसर को कंक्लूड करिएगा। अब आते हैं दोस्तों सबसे हॉट टॉपिक बक्सर पे, जो कि अक्सर पूछा जाता रहा है यूपीएससी और यूपी पीसीएस में या फिर स्टेट पीसीएस में। इन पे भी सवाल पूछे जाते हैं, अगर नहीं पूछा गया है तो पीवाईक्यू का जब मैं डिस्कशन करूंगा इसके बाद एक साथ, तो उसमें सारा पीवाईक्यू के साथ ये प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ डिस्कस करेंगे। बक्सर सबसे हॉट टॉपिक है, बक्सर अक्सर पूछा ही जाता है। तो एक बार इससे जो मेंस के सवाल हैं वो समझिए कि पहला जो मैंने इसमें आंसर क्वेश्चन बनाया है तो वो ये है कि पलासी की लड़ाई के बाद बक्सर का युद्ध अपरिहार्य था, यानी कि पलासी की लड़ाई के बाद बक्सर होना ही होना था। तो आप देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, तो वो आए थे तो उनका व्यापारिक उद्देश्य था, साथ में उनका एजेंडा भी था। तो आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध भले ही बक्सर में नहीं होता, कहीं और होता, लेकिन होना तो था ही ना, बक्सर तो अपरिहार्य था, उनको लड़ना ही था स्थानीय नवाबों से। और जब प्लासी लड़ लिए थे तो प्लासी के बाद बचता कौन है, उधर उनके लिए अवध था इलाहाबाद साइड में, और इधर जाएंगे तो मुगल सम्राट आके बैठा हुआ था पटना वटना इलाके में, है ना। तो बनारस, अवध, ये सब इलाके थे, इनको तो जितना ही जितना था, फिर वो आगे बढ़ते। तो अपरिहार्य था ही था। बक्सर पे भले ही बक्सर की जगह ना होता, कोई और जगह लड़ाई और लड़ी होती, हो सकता है बक्सर की जगह इलाहाबाद में लड़ाई लड़ी गई होती। तो ये सब चीजें इसमें नोट करना है। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन है सिंपल सा है, बक्सर युद्ध के कारण एवं परिणाम पर चर्चा करिए। तो कारण के बारे में बताइए, कौन कौन से कारण थे, मैंने बक्सर के युद्ध में कारण बताए हैं, परिणाम मैंने बताए हैं वो परिणाम बताए हैं, उस पर चर्चा करना है और आपको आंसर कंक्लूड करना है। इसमें बहुत ज्यादा इफ एंड बट दूसरा कुछ नहीं करिएगा, सिंपल पूछ रहा है कारण एवं परिणाम बताइए, तो कारण एवं परिणाम बता के आंसर खत्म करिएगा। इसमें अपना एक्स्ट्रा इनपुट डालने की नीड नहीं है। इसको इस तरह के जब सवाल आए कारण एवं परिणाम सिंपल, तो आप पॉइंट वाइज बुलेट वाइज भी लिखेंगे तो ज्यादा पॉइंट्स को आप इंक्लूड करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा चीजों को। अगर आप बॉक्स बना के पॉइंट लिख सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बॉक्स टेबल ना बनाइए, कोशिश करिए, कुछ मैपिंग भी बनाइए और अच्छा रहता है, आंसर राइटिंग को आपको मजबूत करता है वो चीज। अब सवाल ये कि बक्सर की युद्ध की घोषणा, बक्सर की युद्ध की योजना 31 दिसंबर 1600 को ही बन चुकी थी। ये मेरा फेवरेट सवाल है, यूपीएससी पीसीएस से उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सवाल पूछे वो, कि अंग्रेज ना दूरदर्शी थे और कैसे उन्होंने योजना बनाई थी, कैसे क्लाइव आके लास्ट में कार्यान्वित करता है। ठीक है, उनके समय उस समय क्लाइव जीवित नहीं होगा, जो कि पैदा भी नहीं हुआ होगा 1600 में, लेकिन जब योजना बनती है, कोई सम्राट ही शामिल होता है, तो वो दूरदर्शी चीज होती है
तो आपको इसमें दूरदर्शिता पे फोकस करना है और लाके कंक्लूड करना है कि कैसे 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और प्लासी, बक्सर, फिर धीरे धीरे और युद्ध होता है और लास्ट में 1857 का विद्रोह होता है और 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र पड़ता है, कौन, कैनिंग। तो ये चीज आप बता के आंसर को कंक्लूड करिएगा। बट इसमें चीजों पे ना और चीजों पे फोकस करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि बक्सर के युद्ध में त्रिपक्षीय गठबंधन क्या था? बक्सर के युद्ध में त्रिपक्षीय गठबंधन क्या था? क्या यह मीर कासिम की दूरदर्शी सोच का परिणाम था? तो मीर कासिम, पहले आप त्रिपक्षीय गठबंधन के बारे में बताइएगा कि क्या था। तीनों का नाम लिखिएगा, अवध के नवाब का, मुगल सम्राट का और मीर कासिम का। और फिर आप लास्ट में ये बताइए कि मीर कासिम के दूरदर्शी सोच का परिणाम था। तो बेसिकली आप इसमें देखेंगे तो मीर कासिम के बजाय ये जो है, मीर कासिम के साथ साथ जो बंगाल का मुगल सम्राट था उसका भी एक दूरदर्शी सोच था, अवध के नवाब का भी दूरदर्शी सोच था। तीनों के, एक अकेला इसका नहीं था। वो ऐसे ही थोड़ी ना शामिल हो गए, कोई आया मित्र और संकट में हम साथ दे दिए, ऐसा कोई मित्रता तो थी नहीं इससे। तो ये सब चीजें बता के आप बताइए कि अकेले इसी के दूरदर्शी सोच का परिणाम है। सब चाहते थे कि आज प्लासी की बारी है, कल इनकी बारी आएगी, तो उससे निपटने के लिए वो तैयार हुए थे। 5वां सवाल इसमें, त्रिपक्षीय गठबंधन के ज्यादातर सैनिक भाड़े के सैनिक थे, तो परिणाम तो इसका जो होना था वो स्वाभाविक था। तो बाकी में आप इसमें लिखिएगा कि कैसे 50,000 के आसपास 40,000 जो सैनिक थे उसमें से ज्यादातर निठल्ले सैनिक थे, तो उनका जिक्र करते हुए आप बताइएगा, आंसर को कंक्लूड करिए। साथ में ये भी लिखिएगा कि अंग्रेजों के पास जो मेजर हेक्टर मुनरो वाला हिसाब किताब था, तो वो थोड़ा जिक्र करके बताइएगा कि चूंकि इसमें सैनिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा उससे तुलना करके आंसर को कंक्लूड करिएगा। इस तरह के सवाल अमूमन 150 वर्ड से ज्यादा के नहीं रहते आंसर में पूछने के लिए। त्रिपक्षीय गठबंधन से शाह आलम की महत्वाकांक्षा जाग उठी थी। शाह आलम यानी वही अली गौहर, शाह आलम द्वितीय की महत्वाकांक्षा जाग उठी थी त्रिपक्षीय गठबंधन से, क्योंकि त्रिपक्षीय उसको लग रहा था कि हम दिखावे के नवाब नहीं रहे, हम वास्तविक नवाब बन जाएं। तो वो आपको बताना है इसमें और आंसर को कंक्लूड करना है। अगला सवाल है इसमें कि मेजर हेक्टर मुनरो की युद्ध की रणनीति त्रिपक्षीय गठबंधन पर भारी पड़ी। तो हेक्टर मुनरो की जो युद्ध की रणनीति थी, तो युद्ध के मैदान में जो रणनीति होती है और पहले जो होती है, तो वो सब आप बताइएगा। साथ में उसने जो एक पॉइंट और ऐड करिए कि जो उसने विश्वासघात करवाया था बेसिकली कुछ लोगों से, भले ही उसने युद्ध में वो कौशल में माहिर था अंग्रेज, लेकिन कुछ और भी काम किया था, तो वो सब जिक्र करके और 3-4 नाम ले लीजिएगा जो मैंने लिखाया था जनरल लेबिडिन टाइप का, है ना। शाह आलम का भी नाम लीजिएगा, कैसे वो समझौता के लिए आता है। तो वो सब युद्ध की रणनीति में देखिए केवल युद्ध ही नहीं होता है, जो साम दाम दंड वेद वाला होता है ना, तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो आप इसमें नोट करिएगा। अगला सवाल है, प्लासी की लड़ाई प्लासी में और बक्सर का युद्ध बक्सर में ही क्यों हुआ? तो ये स्ट्रेटेजिक होता है, सेनाएं आपस में जब भिड़ती हैं तो किसी एक जगह पे आती हैं। अब सेनाओं का कहाँ अपना एक तरह से कहाँ से चलना प्रारंभ किया और कहाँ टकराएंगी, तो एक तय होता है कोई स्थान, वो स्थान आ गया बक्सर, वो स्थान आ गया प्लासी। तो ये चीजें आपको नोट करना है। सेम चीज यूपीएससी ने पूछा भी था पानीपत की लड़ाई के, पानीपत का लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुआ, और संयोग से देखिए तीनों लड़ाई पानीपत में ही हुई। तो पानीपत एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था जहां पे भिड़ने का एक पूरा संभावना रहता था। वैसे ही प्लासी में भी, प्लासी के मैदान और बक्सर में भी, तो ये चीज दिखाइएगा आप, ठीक है। बक्सर में उधर गंगा नदी का भी जिक्र करिएगा बक्सर की लड़ाई में, क्यों नदी से होकर भागना थोड़ा कठिन काम था बाकियों के लिए। अब आते हैं कि प्लासी की लड़ाई की तरह बक्सर के युद्ध में कई विश्वासघाती थे। अभी पिछले वाले सवाल में बोल भी रहा था, तो उसमें असद खां, साहूमल, जैनुद्दीन, शाह आलम, इन सब का निक्र करिएगा। और साथ में प्लासी की लड़ाई में जो रहे थे मिर्जाफर, राय दुर्लभ, है ना, मिंचर टाइम के लोग, जगह सेठ, ये सब का नाम जिक्र करके और इस को एक तरह से पुष्ट करके और खत्म करिएगा। बाकी आप चाहें तो संक्षेप में ये भी लिखिए कि विश्वासघाती, चूंकि पूछ रहा है कई विश्वासघाती, तो आपको इसी पे फोकस करना है। साथ में आप चाहें तो 1-2 पॉइंट में लिखिए, वालों कुछ लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए। जो पूछा जा रहा है उसी पे फोकस रहिए। अब सिंपल सा 3 सवाल अलग से बनता है फाइनली, कि कारण का उल्लेख करें बक्सर के युद्ध का, परिणाम के उल्लेख करें और बक्सर के युद्ध का महत्व का उल्लेख करें। ये तीनों जब मैंने अपना लेक्चर बक्सर वाला सुनाया था आपको, तो उसमें आप देखेंगे कारण, परिणाम और महत्व तीनों का अलग से मैंने बताया था। तो वो सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा संक्षेप में और आंसर को कंक्लूड करिएगा। इसमें महत्व में खासकर या कारण परिणाम जब भी आप लिखेंगे ना, तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये सब पे स्पेशल फोकस करिएगा। पॉइंट वाइज बांटिएगा। कारण कहेगा तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, है ना, राजनीतिक, आर्थिक भी ज्यादा रखिएगा, फिर सैन्य, इस तरह का कारण, ठीक है। अब आते हैं सबसे लास्ट में डुअल सिस्टम वाले पे, दोहरी शासन प्रणाली। याद रखिएगा द्वैध और दोहरी में अंतर होता है, द्वैध और दोहरी में अंतर होता है, और ये होता है डायआर्की था, डायआर्की, DIARCHY, है ना, डायआर्की, और ये था डुअल सिस्टम, DUALSYSTEM।
तो डुअल सिस्टम में क्या था कि ये 1965 से 72 तक चला था, सॉरी 1765 से 72 तक, और ये था डायरकी 1919 में। तो ये इस दौरान था, ये इस दौरान था, तो इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा, कई बार पूछ देता है और पता लगा आप एक दूसरे को एक्सचेंज करके लिख दें। तो आते हैं इस पे डुअल सिस्टम पे। तो सबसे पहले पूछता है कि डुअल सिस्टम क्या था। तो पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा भी होगा क्या था, वो आप लोगों को लिखना है कि आप बताइएगा इसमें बेसिकली कि अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों ने इसमें सूबेदारी तो लिया ही था इलाहाबाद की संधि से, और निजामत भी ले लिया था एक तरह से कहें नजमुद्दौला से। और क्या था कि शासन अंग्रेज ही कर रहे थे, जिम्मेदारी किसकी थी शासन की? नवाब की, बंगाल के नवाब की। तो यही था पूरा दोहरी शासन प्रणाली। एक तरह से दो राजा थे, एक नजमुद्दौला, एक अंग्रेज। एक नाम का था, एक वास्तविक था। जो वास्तविक था सारा कारनामा, सारा बेवकूफीपन यही करता था। और नाम किसका होता था, एक तरह से बदनाम कौन होता था? वो था नजमुद्दौला, बंगाल का नवाब। यही था दोहरी शासन प्रणाली का। अगला सवाल है दोहरी शासन प्रणाली का क्या औचित्य था। तो मैंने अपने लेक्चर में बताया था औचित्य क्या था, तो वो पूरा वहां से पॉइंट आप लिख दीजिएगा। दोहरी शासन प्रणाली के परिणाम, ये भी सेम चीज है, लेक्चर में पूरा ये इंक्लूड है। परिणाम को आप पॉइंट वाइज लिखिए और आगे बढ़िए। डुअल सिस्टम और डायरकी में क्या अंतर है, तो आप अंतर बताइएगा। डायरकी वाला जब 1919 में आएंगे गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां इस पे जिक्र करेंगे, तो आपको रिलेट करिएगा चीजों को। तब तक आप गूगल से सर्च करके इन दोनों का आंसर तैयार कर लीजिएगा। अगला सवाल है इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि क्या थी? क्या इसने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की औपचारिक नींव रखी? तो देखिए इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि क्या थी आपसे पूछ रहा है, तो इनके संक्षेप में सारे बुलेट्स को लिखिए कि संधि 1 में क्या था, 12 अगस्त वाला, 16 अगस्त वाला। तो संधि 2 में क्या था, पॉइंट्स को लिखिए और बताइए अगला पॉइंट में क्या इसने औपचारिक नींव रखी। तो औपचारिक नींव बेसिकली देखें तो आप नींव तो प्लासी में ही रखी जा चुकी थी। बक्सर की लड़ाई में तो इन्होंने अब शासन संभालने का काम किया। तो आप इसको एक तरह से कहें कंडेम करके बताइए कि नहीं, नींव रखी जा चुकी थी प्लासी में, शासन संभालने का काम किया है, और धीरे धीरे वो कठपुतली सरकार 72-73 में आके 1672-73 में खत्म भी कर दिया था, 1772-73 में। ठीक है, तो ये चीजें आप करके खत्म करिए आंसर को। अगला सवाल है इसमें कि दोहरी शासन प्रणाली में कंपनी के पास दीवानी और निजामत दोनों अधिकार थे। तो वाकई में दोनों अधिकार थे उसके पास, है ना। तो इस पे आप बेसिकली फोकस करिएगा, ये नहीं बताइएगा कि नहीं निजामत नहीं था, निजामत बंगाल का नवाब करता था, उस पर फोकस नहीं करना है। बंगाल का नवाब नाम का नवाब था, उप निजाम एक तरह से कहें कंपनी बन गई थी, और कंपनी ही दोनों काम करती थी। बदनाम कौन होता था? नवाब। इस पे फोकस करना है। अंत में एक दो और सवाल रह गए। दोहरी शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व पर टिप्पणी करिए। ये मैंने अपने लेक्चर में बताया था अभी तक कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार यानी कि अधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और अधिकार किसके पास था? नजमुद्दौला के पास, बंगाल के नवाब के पास, उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन अधिकार नहीं था। तो ये आपको जिक्र करना है और आंसर का वर्णन करना और बताना है कि ये पूरा घटनाक्रम बंगाल में डुअल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और अंत में आता है बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली के दुष्परिणामों पर चर्चा करिए। तो दुष्परिणाम मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरा पॉइंट वाइज बताया भी था, तो आप उस पर चर्चा करिएगा, बताइएगा कि दुष्परिणाम क्या क्या थे, और आंसर को कंक्लूड करिएगा। दोस्तों यही था ये पूरा मेंस का क्वेश्चन। इसमें अगर आपको लगे कुछ और क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं ट्राई करूंगा अगले किसी लेक्चर में उन सारे प्रश्नों पर चर्चा की जाए। आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।